एज ए कंटेंट राइटर आपको बेसिक इंग्लिश का पता होना चाहिए। देन यू हैव टू नो हाउ टू मेक अ सेंटेंस, हाउ टू चूज द वर्ड्स, और कौन से वर्ड्स आपने चूज करने हैं। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एज ए कंटेंट राइटर आपकी वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ वर्ड कैसी है, ठीक है। और देन जब आप वर्ड्स की सिलेक्शन कर लेते हो, फिर आपने उन वर्ड्स की जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो आपकी कैसी है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। कुछ पॉइंट्स हमने कल कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात की थी, और कुछ पॉइंट्स रह गए थे जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। अभी हमारी ये क्लास बिल्कुल बेसिक्स हैं। बेसिक इस सेंस में है कि मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इन बेसिक्स का पता होना चाहिए कि कंटेंट की बेसिक्स क्या हैं, कंटेंट लिखना कैसे है, कंटेंट आप लिखते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये वाली सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो हम कुछ ग्रामर के ऊपर बात कर रहे थे, कुछ हम जनरल मिस्टेक्स जो कि हम आम तौर पे कर लेते हैं, हम उनके ऊपर बात कर रहे थे। जैसे ग्रामर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुछ चीज़ें थी, उनके ऊपर बात कर रहे थे। तो कुछ चीज़ों का हमने कल मेंशन किया था, और कुछ चीज़ों को मैं आज लेके चलूँगा। हमारे एडवर्ब भी हो गए थे, उनका भी मैंने आपको बताया था, फिर वर्ब का भी मैंने बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको नाउन का भी बताया था। देन मैंने आपको कोमा का भी बता दिया था कि कोमा कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहिए। ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है, आज हम बात करेंगे थोड़ा पैसिव वॉइस के ऊपर, एडजेक्टिव के ऊपर, हाइफन, आर्टिकल की रीडेबिलिटी, वो क्या चीज़ होती है, कॉमन एरर्स, वो क्या चीज़ होती हैं, आप कौन कौन से अपनी मिस्टेक्स अपने कंटेंट में करते हो, ठीक है। हम इनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे एडजेक्टिव के ऊपर। जैसे कि यू नो, इट इज आल्सो अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव भी आता है, जिसके ऊपर हम मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। मैंने कल आपसे ये बात की थी कि आपने कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इस प्लेस के ऊपर, इस सेंटेंस में ये वाला वर्ड्स मेरा यूज करना करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इन चीजों को आपने देखना होता है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो मीनिंग में आपको सेम लगेंगे, लेकिन उनका यूज डिफरेंट होता है। आप एक टाइम एक ही जगह पे डिफरेंट वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे, जैसे आपने देखा होगा हैंडसम। हैंडसम किसे कहते हैं? प्यारे को कहते हैं ना। लेकिन आप किसके लिए यूज करते हो? ये हमेशा आप हैंडसम यूज करते हो मेल के लिए, आदमी के लिए। कभी भी आप हैंडसम फीमेल के लिए यूज नहीं करते। तो आपने कभी सुना होगा हैंडसम गर्ल? नहीं होता। इसी तरह आप एक वर्ड और यूज करते हो, प्रीटी। अब प्रीटी आप किस लिए यूज करते हो? आप एक विमेन के लिए यूज करते हो, ये आप मेल के लिए यूज करते हो, और ये आप फीमेल के लिए यूज करते हैं। देन आप जैसे, उसके बाद है क्यूट वर्ड। क्यूट वर्ड आप एक बच्चे के लिए, या वेरी यंग फीमेल, अ चाइल्ड, या वेरी यंग फीमेल, आप उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी ये नहीं करोगे कि एक, अब देखें, आप किसी फीमेल के लिए आप ये वर्ड यूज, जो कि काफी एजड हों, आप उनके लिए ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। इसी तरह आप हैंडसम फीमेल के लिए यूज नहीं करते, हैंडसम फीमेल के लिए यूज नहीं कर सकते, प्रिटी आप मेल के लिए यूज नहीं कर सकते। तो क्यूट भी आप मेल के लिए नहीं यूज करते, ये बेसिकली एक चाइल्ड के लिए यूज होता है। इसी तरह देर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स कि जिनका आपने ख्याल रखना, अच्छा ये एडजेक्टिव इस वर्ड्स के साथ फिट बैठेगा नहीं बैठेगा। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइफन। हाइफन का तो आपने सुना होगा। हाइफन, हाइफन किसे कहते हैं? हाइफन, आपने पंक्चुएशन मार्क्स, जैसे जिनमें कोमा आ जाता है, जिनमें हाइफन आता है, जिसमें डैश आता है, जिसमें फुल स्टॉप आता है, हाइफन इज आल्सो वन ऑफ देम। अपने पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे इन्वर्टेड कोमास आने हैं, कहाँ पे आप कोमा लगाना है, कहाँ पे ऑक्सफोर्ड कोमा आना है।
कहाँ पे आप हाइफन यूज करना है, कहाँ पे आपने डैश का यूज करना है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। हाइफन कहते हैं जो डैश होता है ना, उससे थोड़ा स्मॉल, उसको कहते हैं इस साइन को हाइफन। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये जो साइन होता है दिस इज कॉल्ड हाइफन। दिस साइन इज कॉल्ड हाइफन। अगर मैं इसको, दिस साइन इज कॉल्ड डैश और दिस साइन इज कॉल्ड, दिस साइन इज कॉल्ड हाइफन। अब बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनमें हाइफन का यूज होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक ये हाइफन ना लगाने से एक सेंटेंस को बहुत खराब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई सा अ वाइल्ड गोट, आई सा गोट ईटिंग अ वाइल्ड एनिमल। अब देखें, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई सा अ गोट, मैंने एक बकरी को देखा, ईटिंग जो कि खा रही थी, अ वाइल्ड एनिमल। अच्छा, अब इसका अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, किसी को भी ये आप एक सेंटेंस लिख के देते हो, इसका मतलब ये होगा, आई सा अ गोट, मैंने एक बकरी को देखा, ईटिंग जो कि खा रही थी, अ वाइल्ड एनिमल एक जंगली जानवर को। लेकिन यहाँ पे अब आप बताना क्या चाह रहे हो, बताना ये चाह रहे थे कि मैंने एक जंगली जानवर को बकरी खाते हुए देखा, या बकरी खाने वाले जंगली जानवर को देखा, क्योंकि आपको भी यहाँ पे पता है कि बकरी तो एक हर्बीवोर है, ये कभी भी किसी एनिमल को खा नहीं सकती। लेकिन इसका मीनिंग तो यही बन रहा है कि मैंने एक बकरी को देखा जो कि एक जंगली जानवर को खा रही थी। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हाइफन, आई सा अ गोट ईटिंग, बकरी खाने वाला, ए वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर। यहाँ पे वो कह रहा है मैंने जंगली जानवर को देखा जो बकरी खाने वाला जंगली जानवर है। तो अब देखें, आप एक सिर्फ एक छोटा सा एक सिंबल है उसका यूज ना करने से आपका जो सेंटेंस है उसका मीनिंग में कितनी गड़बड़ हो रही है। तो आपने इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये चीजें कब आएंगी, ये चीजें सिर्फ सुनने से या आप कहीं पे देखने से नहीं आएंगी। जब आप इन चीजों के लिए कोशिश करेंगे, देर इज नो डाउट, आप टूल्स जैसे कि ग्रामरली वगैरह है, कुछ चीजों को वो आप कभी भी 100% वो ग्रामर की मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं करता। आप जरूर उसकी एक्सटेंशन को डाउनलोड करें, उसका यूज करें, लेकिन यू हैव टू बी मैनुअल। कोई भी बंदा आपके पास बैठ के कह देगा मुझे ये करके दो, तो उसे क्या कहोगे, मैं टूल टूल का दे के आता हूँ। आपको कम से कम बेसिक तो आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद कुछ और चीजों का मैं जिक्र करता हूँ, जिनमें मैं आपको बताता हूँ कि पैसिव वॉइस, हाइफन हो गया, पैसिव वॉइस, अब इसमें कॉमास वगैरह भी आते हैं, वो सारी चीजें डिटेल आप खुद उन पे सर्च कीजिएगा। जब तक आप सेल्फ लर्निंग नहीं करेंगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसका क्या मतलब है, आप एक जब कंटेंट राइटिंग में यू हैव टू यूज, आपने पैसिव वॉइस का यूज कम से कम करना है। रिकमेंड किया जाता है 10%। मतलब 1,000 आपके पास अगर 1,000 वर्ड्स हैं, तो आपको चाहिए आप उसमें ज्यादा से ज्यादा भी 4 से 5 पैसिव वॉइस यूज करें, इससे ज्यादा ना करें। पैसिव वॉइस होता क्या है, अ, वैसे तो एज अ बेसिक या बिगनर भी आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। पैसिव वॉइस ये होता है, अगर यहाँ पे लिखूं मैं, आई ईट एन एप्पल, मैंने सेब खाया, अगर आप इसको लिख दो, एन एप्पल इज ईटन बाय मी, सेब मुझसे खाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल,
क्या गलतियां होती हैं इसमें, क्यों रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप पैसिव वॉइस यूज करो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें, मैंने सेब खाया, एक दो तीन चार, फोर वर्ड्स में आप इस चीज को बता रहे हो। और आप पैसिव वॉइस में देखें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वही चीज आप फोर वर्ड्स में बता रहे हो, वही चीज आप सिक्स वर्ड्स में बता रहे हो। तो कौन से चूज करने चाहिए एज ए कंटेंट राइटर? यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। आपको क्लियर होना पड़ेगा क्या चूज करोगे आप। फर्स्ट वन, एक्टिव वॉइस, ये इसकी पैसिव वॉइस फॉर्म है। तो इसको आसान लफ्जों में यूं कह लें, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक से लेकर 100 तक काउंटिंग करें, वो इजी है आपसे, आपके लिए? या आपको मैं ये कहूं कि आप 100 से लेकर 1 तक काउंट करें? ऑब्वियसली आपको 1 से लेकर 100 तक काउंट करना आसान है, ना कि आपको 100 से बैकवर्ड आना। तो पैसिव वॉइस का मतलब यही है, आप जो चीज डायरेक्ट है आप उसको इनडायरेक्टली तौर पे बताओ कि सेब मुझसे खाया जाता है। सब्जेक्ट वर्ब, उसकी जो तरतीब है, जो उसकी अरेंजमेंट है, वो चेंज हो जाती है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है, क्लियर रहने के लिए, प्रिसाइज रहने के लिए आपको एक्टिव वॉइस का यूज करना चाहिए, ना कि पैसिव वॉइस का यूज। 3 4 से 5 लेकर इसलिए रिकमेंडेड होते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पे पैसिव वॉइस का यूज करना ही सूटेबल होता है। उन केसेस में आप एक्टिव वॉइस का यूज ना एक्टिव वॉइस का यूज ना करें, सिर्फ पैसिव वॉइस का यूज कर लें। अदरवाइज जहां तक पॉसिबल पॉसिबल हो आप एक्टिव वॉइस का यूज करें। देन एक, फिर क्योंकि मैं आपको बता रहा था अभी, एक हमारे पास सेंटेंस मेकिंग के लिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेक करने के लिए मैंने आपको एक टूल बताया था, हेमिंगवे। हम उसके जो स्टैट बताता है उससे रिलेटेड चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने अभी उन्हीं चीजों को के ऊपर डिस्कस करते हैं, और उन्हीं का मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन है, किन किन चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है। बेसिक ग्रामर का मैंने आपको बता दिया है, एडवर्ब्स का बता दिया है, पैसिव वॉइस का मैंने बता दिया है, वर्ब का कल बता दिया था, नाउन भी हो गया, एडजेक्टिव भी हो गया, हमारा कोमा भी हो गया है। ये देखें, ये एडवर्ब बताता है, एडवर्ब के ऊपर हमने बात कर ली है। जो वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स, अगर मैं इसको, ये फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको कॉपी करूं, यहाँ पे ले आते हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी आ गया। अब हमारे पास वो कह रहा है 19 एडवर्ब्स हैं, 6 पैसिव वॉइस है, इतने फ्रेजेस हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, एट द एंड आप ये देखें, इस चीज के ऊपर अभी मैं बात करूंगा, हार्ड टू रीड सेंटेंसेस, वेरी हार्ड टू रीड सेंटेंसेस। देन मैं मूव करूंगा इसके ऊपर, किसके ऊपर? रीडेबिलिटी के ऊपर। मेरी बात अब ध्यान से सुनिएगा। रीड एबिलिटी किसे, रीड एबिलिटी के ऊपर जाने से पहले मैं कुछ और चीजों का, जैसे मैं आपको बता रहा था, हम कुछ वर्ड्स बहुत गलत यूज करते हैं, जो कि इतने गलत हो चुके हैं कि हम कॉमनली यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल दी थी, एक मैं आपको और बताता हूँ। कुछ वर्ड्स भी होते हैं, विड्रॉल। अब एक वर्ड ये है विड्रॉल, हम पढ़ते भी इसको क्या है? विदड्रॉल। विदड्रॉल ये पढ़ते हैं, कहते हैं दो जी मैंने इतने पैसे विड्रॉ करवा लिए। विड्रॉ ये एक इतना कॉमन हो चुका है कि हम हमें लगता है ये ठीक है, लेकिन ये ठीक वर्ड नहीं है। ये ठीक वर्ड भला क्या? विदड्रॉवल। विद, ये ठीक वर्ड है, विड्रॉवल। और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी विड्रॉल नहीं है, विड्रॉवल, विदड्रॉवल। इसके अलावा हम अक्सर बोलते हैं, हम कहते हैं जी, किधर गया, थैंक्स गॉड। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट वर्ड, दिस इज ट्रू वर्ड, थैंक गॉड। थैंक्स गॉड नहीं होता, थैंक गॉड होता है। ये भी हम गलत बोलते हैं। कल मैंने आपको बताया, यू आर नॉट टेकिंग मी सीरियसली, दैट इज करेक्ट, यू आर नॉट टेकिंग मी सीरियस। ठीक है? इस तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम गलत बोल जाते हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता चलता। हम अक्सर ये भी कहते हैं, ही लुक्स बेटर, ही माई हेयर्स लुक ब्राइटर। हम देखें, दिस इज एंड दीज आर ऑल्सो इनकरेक्ट, ये भी ठीक नहीं है। बेटर,
ब्राइटर, लाइटर, हैवियर, ये क्या कंपैरेटिवली डिग्रीज। गुड जैसे हम कहते हैं ना, देखें, गुड, बेटर, बेस्ट। अब बेसिकली आप जैसे हमारे पास वर्ब की फॉर्म होती है ना, इसी तरह हमारे पास जो एडजेक्टिव होती है ना, उनकी भी फॉर्म होती है। जैसे अगर हम किसी एक सिंगल चीज के लिए हम कहते हैं दिस इज गुड, या ही इज अ गुड बॉय, दिस इज गुड थिंग, हम उसके लिए गुड का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम एक चीज को दूसरी चीज से अच्छा कहते हैं, दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, यानी कि हम कहते हैं दिस मोबाइल इज बेटर देन दिस मोबाइल, या दिस मोबाइल इज बेटर देन दैट, फिर हम इस बेटर का यूज करते हैं जब दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में हम एक चीज को सबसे बेहतरीन करार दे देते हैं, फिर हम थर्ड डिग्री लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री जिसको बेस्ट बोलते हैं, और उसके साथ हम आर्टिकल दा का भी यूज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे यूज करूं ही लुक्स बेटर, अब बेटर में यूज कर रहा हूं किसके लिए? ही इज अ सिंगल, सिंगल पर्सन, सिंगल सब्जेक्ट के लिए क्या मैं यूज कर रहा हूं? बेटर। लेकिन बेटर किसके लिए यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री है, दो चीजों को कंपेयर करने के लिए, दो पर्सन को कंपेयर करने के लिए। तो मेरे पास तो यहाँ दो पर्सन ही नहीं है, तो हाउ कैन आई यूज द वर्ड बेटर? आई कांट यूज द वर्ड बेटर। मुझे इसकी जगह पे क्या मैं यूज कर सकता हूँ? गुड यूज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक शख्स है। माई हेयर्स लुक ब्राइटर, अब यहाँ पे भी सिर्फ हेयर्स, किसी और हेयर का मुकाबला तो हो ही नहीं रहा मेरे साथ। मैं अपने बालों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी सेकंड डिग्री नहीं लगा सकता। तो ये कुछ गलत चीजें हैं जो कि हम यूज करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता। तो एज ए कंटेंट राइटर आपकी ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक किसी यूएसए के या किसी फॉरेन क्लाइंट से बात कर रहे हो, आप इस तरह की मिस्टेक करते हो, तो क्या क्रेडिबिलिटी होगी आपकी उसके सामने? कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। वो आपको वहीं पे ही आपको वो स्किप कर जाएगा कि भाई ये क्या कंटेंट राइटिंग करेगा। तो आपने इन चीजों की, अगर आप एज अ प्रोफेशनल इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा? अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं, देखिए, इफ इफ यू वांट टू बी अ गुड राइटर, देन यू हैव टू बी अ गुड रीडर। अगर आप एक अच्छा राइटर बनना चाहते हो तो आपको एक अच्छा रीडर बनना पड़ेगा। जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे ना, आप कभी भी अच्छा राइटर नहीं बन सकते। बहुत सारे फेसबुक पे पेजेस हैं, inc.com है, मैगजीन्स हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। हॉवर्ड है, आप उनके मैगजीन्स को पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्कवरी वेबसाइट है, उसके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स जिनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़े हैं। जब आप उन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो उन फॉरेन राइटर का जो एक्सेंट है वो आपकी राइटिंग में आएगा। आपकी राइटिंग में कैसे चेंजेस आएंगे, और किसी और राइटर का एक्सेंट कैसे आएगा, जैसे जैसे आप उनको पढ़ेंगे। और जब तक आप राइटर्स को पढ़ेंगे नहीं, आप चीजें नहीं पढ़ेंगे, सीखेंगे नहीं, तब तक आप अच्छे राइटर नहीं बन सकते। खैर, ये चीजें थी, ये मैंने कुछ आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया जो कि बेसिक ग्रामर से रिलेटेड था। और कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम कॉमन कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन हमें कोई पता नहीं होता कि हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे मिस्टेक नहीं कर रहे, या हम कैसे हम गो थ्रू हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे। इस वजह से बहुत सारी हमारी क्रेडिबिलिटी डैमेज हो जाती है। हम अपने क्लाइंट से बात करते हुए ऐसी बातें कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, फिर हम भला क्या कहते हैं, लो जी मुझे तो पता ही नहीं चला, क्लाइंट ने तो मेरा कुछ अभी कोई सीवी वगैरह भी नहीं देखी, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर ऐसी चीजें होनी ही होती हैं। और जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो ये चीजें कॉमन है। कुछ फेसबुक पे कुछ पेज है, आप देखें, inc.com वेबसाइट भी है, आप इसके आर्टिकल्स भी पढ़ें, ठीक है। एफबी पेज भी है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बिजनेस रिव्यू, आप इनके आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो। देन आप फास्ट कंपनी, इनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। देन आप फिक्शनल राइटिंग,
आप उन बुक्स को पढ़ सकते हो। देन देर आर अ लॉट ऑफ अदर बुक्स जिनको आप पढ़ सकते हैं। और इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी राइटिंग भी इंशाल्लाह बेहतर होती जाएगी, बेहतर होती जाएगी। हाँ, इन द बिगिनिंग, इन द स्टार्ट, अगर आप इन चीज़ों पे मेहनत कर लेते हैं तो इंशाल्लाह द फ्यूचर ऑफ अ कंटेंट राइटर इज वेरी ब्राइट। देर आर अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा काम पड़ा है, लेकिन हमें करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें होगी, फिर हम मेन चीज़ के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे रीड एबिलिटी। रीड एबिलिटी क्या चीज होती है? ठीक है, मैं आपको इसी वर्ड्स में ही बताता चलो। रीड एबिलिटी, एबिलिटी किस चीज को कहते हैं? काबिलियत को। एबिलिटी किस चीज को कहते हैं? काबिलियत को। रीड, पढ़ने की। अगर मैं इसको दो वर्ड्स में डिवाइड करूं, रीड एबिलिटी, पढ़ने की एबिलिटी, पढ़ने की सलाहियत। यानी कि एक आर्टिकल को आप कितनी आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, एक आर्टिकल पढ़ने में कितना आसान है, वो चीज, वो प्रॉपर्टी आपके कंटेंट की रीड एबिलिटी कहलाएगी। तो जितनी आपके कंटेंट की रीड एबिलिटी ज्यादा होगी, उतना आपका कंटेंट अच्छा होगा, उतना आपका कंटेंट गूगल फ्रेंडली होगा, उतना आपका कंटेंट यूजर फ्रेंडली होगा। अब रीडेबिलिटी, जैसे हम बेसिकली तो ग्रामरली की जो रीडेबिलिटी उसी को चेक करते हैं, और वो आपका 60 से अबव होनी चाहिए, 60 से अबव, 60, 60 से अबव रीडेबिलिटी होनी चाहिए। 60 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए, जितनी ज्यादा रीडेबिलिटी हो जाए। फिर एक चीज आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेड। क्या लिखा हुआ है? ग्रेड। ये देखें, ग्रेड, ग्रेड कितना बता रहा है? 10। वो कहता है कि एम होना चाहिए, मकसद होना चाहिए कि आप इसको 9 पे ले आए। अब ग्रेड क्या चीज है और रीडेबिलिटी क्या चीज है? देखें, ये दोनों चीजें ना एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हैं? आप ग्रेड को बिल्कुल जैसे एक प्राइमरी बच्चा है, सेकेंडरी बच्चा है, उसकी क्लास के तौर पे लें। ग्रेड आप क्लास के बराबर रख लें, कि क्लास को ग्रेड कहते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर एक बच्चा है, वो है ग्रेड 1 का, किसका? क्लास 1 का कह लें आप, क्लास 1 का। तो उसका जो ग्रेड होगा वो भी क्या होगा? 1 होगा, ग्रेड भी कम होगा। तो क्लास आसान होगी या मुश्किल होगी? क्लास 1 बेशक क्या होगी? इजी होगी। क्लास 1 इजी होगी, तो उसका मतलब है वहां पे उस क्लास में जो बच्चे को पढ़ने के लिए सिलेबस दिया गया है, उसकी रीडेबिलिटी क्या होगी? पढ़ने की सलाहियत उस कंटेंट की क्या होगी? रीडेबिलिटी क्या होगी? हाई होगी। रीडेबिलिटी हाई होगी ना, जब क्लास आसान होगी। फिर आ जाए, अगर जब वो बच्चा क्लास 2 में होता है, तो उसका जो ग्रेड होता है वो भी क्या होगा? 2 होगा। अब उसका जो सिलेबस है वो थोड़ा क्या हो गया? टफ हो गया है। क्या हो गया? टफ हो गया। अगर सपोज आपकी रीडेबिलिटी को मैं कह लूं 100 है, 100 रीडेबिलिटी के पढ़ना बहुत आसान था, अब ग्रेड क्या हो गया है? उसका थोड़ा बढ़ गया है। और रोड जो रीडेबिलिटी है वो भी क्या हो गई है? वो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो क्या हो गया है? मुश्किल हो गया है। अब रीडेबिलिटी वो क्या होगी है उसकी? लो होगी। रीडेबिलिटी क्या होगी है? लो होगी। सपोज वो 90 होगी। इसी तरह वो बच्चा क्लास 3 में आ जाता है, और उसके बाद उसकी रीडेबिलिटी और भी कम हो जाती है। वो कितनी हो जाती है? सपोज वो 80 हो जाती है। इसमें समझ क्या आया? समझ ये आया कि ग्रेड जितना कम होगा, उतनी रीडेबिलिटी ज्यादा होगी। और इन अदर वर्ड, जितनी रीडेबिलिटी ज्यादा होगी, उतना ग्रेड क्या होगा? कम हो गया। खैर, ये वैसे बच्चों वाली चीजें हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, वो लोग जो बिल्कुल बिगनर हैं, वो किसी भी स्टेप पे कंफ्यूज ना हो कि ग्रेड क्या है और रीडेबिलिटी क्या है। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलें, ये चीज भी होगी। अब ये डिपेंड किस पे करती है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। रीड एबिलिटी, रीडेबिलिटी डिपेंड किस पे करती है? रीड एबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके सेंटेंस की
लेंथ पे डिपेंड करती है। जितना आपके सेंटेंस की लेंथ ज्यादा होगी ना, उतना आपके जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये देखें, वेरी हार्ड टू रीड, उतने वो ज्यादा क्या हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे, और उतना ग्रेड क्या हो जाएगा, आप ग्रेड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रीडेबिलिटी कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, अच्छा एक और चीज, आपने जब यहाँ पे ले आए अपना कंटेंट लिखकर और ग्रेड इसका ज्यादा आ रहा है, अब ग्रेड कम कैसे कर सकते हो? कभी भी आप एडवर्ब को, पैसिव वॉइस को, इनको करके आप ग्रेड कम नहीं कर सकते। लेकिन ये आपने देखना है कि आपका जो स्टैंडर्ड आपने रखा हुआ है कि इतने एडवर्ब होने चाहिए, इतने इतने पैसिव वॉइस होने चाहिए, बस आपने वो चेक करना है। इनके करने से, ठीक करने से ग्रेड पे फर्क नहीं पड़ेगा, ना रीडेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। तो रीडेबिलिटी पे फर्क किससे पड़ेगा? सेंटेंस की लेंथ को चेंज करने से। और जो वर्ड्स मुश्किल आपने यूज किए, लंबे वर्ड्स यूज किए हैं, उनको आप प्रॉपर वे से ठीक करेंगे तो आपकी रीडेबिलिटी बढ़ेगी। वो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखें। एक मिनट, कोई मेल दिक्कत नहीं है। मुझे ये भी बताइएगा, मेरी आवाज भी आ रही है? ठीक है। अच्छा, हम आते हैं इसके ऊपर। मैं बता रहा था ग्रेड डिपेंड किस, ग्रेड डिपेंड करता है, यहाँ पे देखें, लेंथ ऑफ सेंटेंस। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ग्रेड कितना है, 10 है ना। मैं भी आपको एक एग्जांपल, सपोज आप इसको कट कर देते हो दो वर्ड्स में, दो सेंटेंसेस में, ये कर दिया, इसको भी आप खत्म कर दो। अभी ऐसे नहीं करना कि आप कहीं पे फुल स्टॉप लगा दो, आपको जी आपने दो एक सेंटेंस को दो दो सेंटेंस में ब्रेक कर दिया, कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप यहाँ पे भी फुल स्टॉप लगा दें, आपने उनको ब्रेक कर दिया, देन आप यहाँ पे भी लगा दें, ब्रेक कर दिया, अ, उसके बाद आप इस सेंटेंस को भी ब्रेक कर दो, आप यहाँ पे इसको भी ब्रेक कर दो। ठीक है, अब आप देखें, एक मिनट रुकिएगा, आप इसको भी ब्रेक कर दें, अभी ग्रेड उतना ही है। आप इसको भी ब्रेक कर दें, इधर भी ब्रेक कर दें, उसके बाद इसको ब्रेक कर दें आप, यहाँ पे आप इसको ब्रेक कर दें, इसको भी ब्रेक कर दें, इसको ब्रेक कर दिए। अब देखिए, मैं इनको क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, एक सेंटेंस जो लेंथी सेंटेंस है ना। अब ये कलर क्या बता रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो कलर है ना, ये कलर, ब्रिक कलर, ये बता रहा है कि ये वाले सेंटेंस वेरी हार्ड है। तो हमने इनको क्या करना है, इजी बनाना है। मैं इसलिए इनको क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। मैंने कुछ ब्रेक कर दिए हैं, कुछ रहते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, मैंने अगर ब्रेक किए हैं कुछ सेंटेंस, यहाँ पे देखो आपका ग्रेड क्या हो गया है, पहले 10 था, अब क्या हो गया, 9 ग्रेड हो गया। यानी कि आपका ग्रेड किस तरह से कम हो रहा है, जब आप ये वेरी हार्ड टू रीड सेंटेंसेस को दो सेंटेंसेस में आप ब्रेक कर रहे हो, उनको आप तोड़ रहे हैं। जब आप ब्रेक करोगे, करेंगे, वो पढ़ना क्या हो जाएगा, पढ़ना इजी हो जाएगा। पढ़ना इजी हो जाएगा तो रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, ग्रेड कम हो जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन ऐसे नहीं करना, ऐसे कभी नहीं करना। अब यहाँ पे भी ग्रामर का अगर देखें, आप यहाँ पे इसको ठीक करते हैं, आप आ गया, अगर आपको मैनुअल ठीक करने आती हैं, आपको चीजें आती हैं, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। वो कैसे? मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहीं पे आ जाए, इसमें भी ग्रामर इन्वॉल्व होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब आपने सुना होगा कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, देन आपने सुना होगा कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अब देखें, ये जितने भी यहाँ पे लेंथी सेंटेंसेस है ना,
जो जिनका ये येलो कलर है या ये ब्रिक कलर है, ये इन्हीं की वजह से ग्रेड ज्यादा आ रहा है। जितने भी ये सेंटेंसेस है ना, या तो ये कंपाउंड सेंटेंसेस हैं या ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। अब कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो वाले तमाम सेंटेंसेस जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अलहदा करती है, वो कौन सी होती है? आप एक वर्ड याद रख ले, फैन बॉय। फैन बॉय का मतलब क्या है? एफ से फॉर, ए से एंड, बी से बट, ओ से और, वाई से येट। तो जहां पे भी दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को इन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उनको जोड़ा होता है, एन फॉर, बी फॉर बट हो गया, और एन फॉर नोट, जिनको ये कंजंक्शंस एक दूसरे के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती हैं, वो वाले कंपाउंड सेंटेंसेस हो सकते हैं, होते हैं। और उनको आप सिंपल क्या करते हैं, आप उनको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं। होता क्या है कंपाउंड सेंटेंसेस में? ये होता है टू इंडिपेंडेंट, टू टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये देखें, हो सकता है ये थोड़ा इंग्लिश की तरफ चीजें मूव करती हैं, लेकिन ये जरूरी है। मेरा मानना है ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। मैं अगर कहूँ, वो भी आया, अली भी आया और इमरान भी आया, दो ऐसी क्लासेस होती है जिसमें दो फिक्रे जुड़े होते हैं। अगर आप उन दो फिक्रों को, दो सेंटेंस को सेपरेट सेपरेट भी लिख देंगे ना, उनके मीनिंग में चेंज नहीं आएगा। वो दोनों क्या होंगी, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी, कोई भी चीज दूसरी पे डिपेंड नहीं कर रही होगी। लेकिन वो सेंटेंस जिसमें एक फिक्रा को मुकम्मल हो जाए कोमा लगाने से, लेकिन दूसरा फिक्रा मुकम्मल ना हो, इसका मतलब उनमें एक क्लास दूसरी क्लास पे डिपेंड कर रही होती है। एक कंप्लेक्स सेंटेंस का भी मैं थोड़ा बता दूं कि कंप्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। और जो कंप्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, उसमें क्या होती है, उसमें वन इंडिपेंडेंट, और जो दूसरी क्लास होती है वो इंडिपेंडेंट पे क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। इस वजह से आप जस्ट वहां पे फुल स्टॉप लगाकर उनको सेपरेट नहीं कर सकते। इनकी डिटेल में जब मैं आपको कंटेंट लिख के दिखाऊंगा, तो मैं इनको फिर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताऊंगा कि आप एक कंप्लेक्स सेंटेंस को इस तरह से आप उसको सेपरेट कर सकते हो, इस तरह से आप उनको स्मॉल कर सकते हो, उसको शॉर्ट कर सकते हो, और एक कंपाउंड सेंटेंस को आप इस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं। जब आपको ये चीजें पता चल जाएंगी, आपको पता भी होगा, हाँ यहाँ पे ये कंजक्शन आ रही है तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, और कंपाउंड सेंटेंस को मैं इस तरह से शॉर्ट कर सकता हूँ। फिर कुछ और चीजें होती हैं जिससे आपको पता चल जाएगा, हाँ ये क्या है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। और कम्प्लेक्स सेंटेंस को मैं इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ दो सेंटेंसेस में। जब आप ये ब्रेक करना सीख जाएंगे, तो अगर आपके कंटेंट की रीडेबिलिटी कम है और ग्रेड ज्यादा है, तो आप उसकी रीडेबिलिटी को इनहेंस कर सकते हो बाय ब्रेकिंग सेंटेंसेस एंड बाय यूजिंग सूटेबल वर्ड्स। सूटेबल वर्ड जो कल मैंने कुछ चीजें बताई हैं, कि आप दो तीन वर्ड्स की बजाय जब एक वर्ड का यूज कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके सेंटेंसेस शॉर्ट हो जाएंगे। और जब आपके सेंटेंसेस शॉर्ट हो जाएंगे, तो आपका कंटेंट प्रिसाइज हो जाएगा, उसकी रीडेबिलिटी इनहेंस हो जाएगी, उसका ग्रेड कम हो जाएगा। तो these overall factors which contribute to readability of your content and how much it is easy। तो ये कुछ चीजें हैं, ये बेसिकली इंग्लिश से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिनका मैं आपको आज बता चुका हूँ। आपने इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। इफ यू वांट टू बिकम अ कंटेंट राइटर, जस्ट आपने कंटेंट तो नहीं लिखना बच्चों, आपने लोगों के साथ डील्स करनी है, आपने कम्युनिकेट करना है। अगर आप इस फील्ड में देखें, अगर आप कामयाबी चाहते हैं ना, तो आपको मेहनत करना होगी।
कोई भी शॉर्टकट नहीं है कामयाबी का। कोई शॉर्टकट अगर आपको कोई कहता है या कहता है आप ये कोर्सेज ले लें, कोर्सेज बाय कर लें या हमारे पास आ जाएं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको कोई ये चीजें बता रहा है, समझो सब फ्रॉड है। ठीक है। तो एक मिनट में और देखता हूँ कि आज किन चीजों को डिस्कस करना था। ये हमारी बेसिक चीजें हो गई हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस को ब्रेक करना बहुत इजी है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, अली केम टू मीट मी, अली मुझसे मिलने आया, एंड असगर केम टू मीट हिज फादर, और असगर अपने अब्बा जी को मिलने आया। अब ये सेंटेंस देखें, मैं क्या बता रहा था, टू इंडिपेंडेंट क्लासेस किसे कहते हैं, वो सेंटेंस जो आपका अपना मीनिंग कंप्लीट दे। अली केम टू मीट, अली मुझसे मिलने आया, अब ये मीनिंग कंप्लीट दे रहा है। इसी तरह देखें, असगर केम टू मीट हिज, असगर अपने अब्बा जी को मिलने आया, ये भी मीनिंग कंप्लीट दे रहा है। अब ना तो असगर अली पे डिपेंड कर रहा है, ना अली वाला सेंटेंस असगर वाले सेंटेंस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हो गई, और इनको किसने ज्वाइन किया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोई भी हो सकती है। मैंने आपको एक बताया था, फैन बॉय, फॉर एंड बट नॉट और येट। इस फिक्रे में हमारी जो कंजंक्शन वो क्या है, एंड है। अब ये देखें, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एंड आ रहा है। इसमें आपको ब्रेक आप कैसे करते हो, आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ब्रेक कर देते हैं, और जहां पे आपका फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है वहां पे आप फुल स्टॉप लगा देते हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, और जो नेक्स्ट आपकी क्लास होती है उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट लेटर होता है, आप उसको क्या कर देते हो, कैपिटल कर देते हो। अब ये ब्रेक हो गया। अगर ये कम्प्लेक्स सेंटेंस, कम्प्लेक्स मतलब फॉर्मेशन में लेंथ ही था, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। जब इस तरह सेंटेंसेस शॉर्ट हो जाएंगे, तो आपके सेंटेंस की, आपके ओवरऑल जो आपके पास कंटेंट है आपका, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप इन चीजों को ब्रेक कर सकते हो। आगे चल के जब हम इंशाल्लाह कम्प्लेक्स सेंटेंसेस उनको भी ब्रेक करना सीखेंगे, तो ये छोटी छोटी चीजें आपने खुद भी इन चीजों के ऊपर रिसर्च करनी है। तो जब आप खुद इन चीजों पे काम करना शुरू कर देंगे, तो इंशाल्लाह ये कुछ ही वक्त में, एक दो महीने तो लगेंगे, लेकिन आपको टेंशन नहीं होगी। आप किसी से बात करते हुए, बोलते हुए, कंटेंट लिखते हुए, ये चीजें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। तो मुझे ये बताएं, अभी मैं आप लोगों का माइक ऑन करता हूँ, तो नेक्स्ट शायद एक और क्लास इस तरह की चीज़ों पे हो, फिर हम इंशाल्लाह अपने कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है उसकी तरफ मूव करेंगे। मैं आप लोगों का माइक ऑन करता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। टूल्स का बिल्कुल, मैं आपको टूल्स का बताऊंगा। मैं जितने भी टूल्स हैं कंटेंट में यूज होते हैं, मैं सबका मैं बताऊंगा। ये आई नो, मैं आपको कैसे लेके चलूंगा इस थ्रू आउट दी कोर्स। हो सकता है आप तो ये चीजें भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि मैं बिल्कुल जो स्टार्ट करूं वो ये इंग्लिश, ये कुछ रूल्स के ऊपर मैं स्टार्ट कर दूं। लेकिन मुझे लगता है, बल्कि बिल्कुल ऐसे ही है कि ये चीजें आपके लिए जरूरी हैं एज ए कंटेंट राइटर, तो इसलिए मैं इनसे स्टार्ट किया। अदरवाइज मैं डायरेक्ट आपको कंटेंट के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करवा सकता था। मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है, आप बात कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं तो बता दें, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। मेरी बात आ रही है आपको? मैंने आप लोगों का माइक ऑन कर दिया, मेरी बात आ रही है? जी सुनो, बहुत आ रही है। अच्छा, माइक कब ऑफ हुआ है?
मुझे सुन नहीं पा रहे आप लोग। आवाज कट हो जाती है सर। नहीं, अभी कहाँ पे ब्रेक हुई थी वो मुझे बता देना, मैं आपको अगर कुछ रह गया तो मैं आपको बता देता सर हूँ। जी, जो आप सर वो कंपाउंड सेंटेंसेस का बता रहे थे, अली असगर बोला, वो समझ में नहीं है, वो स्क्रीन से टक हो गई थी आपकी। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि अगर आपके पास कंपाउंड। दो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, जी जी। जैसे अली केम टू मीट मी एंड असगर केम टू मीट हिज फादर। अब ये दो दो सेंटेंसेस है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस, ये भी अपना मीनिंग कंप्लीट दे रही है, ये भी सेंटेंस अपना मीनिंग कंप्लीट दे रहा है, ना ये वाला इस पे डिपेंड कर रहा है ना ये वाला इस पे। फिर हम ये देखें इन दो सेंटेंसेस को, ये वाली जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है एंड इसने सेपरेट किया हुआ है, जो आयन इसने एक दूसरे से इसको कनेक्ट किया, इसके थ्रू कनेक्टेड है। तो इसको हम इस तरह से ब्रेक करते हैं, कंजक्शन को वहां से रिमूव करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं और जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कंपाउंड सेंटेंस है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है। ओके सर, ठीक है। सर जी, नोट की कोई एग्जांपल, किस चीज की एग्जांपल दे दूं? दस्ता जान, आप बोल लिया करें, हैंड रेज करने की बजाय आप बोल लिया करें कोई भी क्वेरी, ये इसीलिए आपको एट द एंड माइक आपके ऑन किए हैं कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। सर जी वो पहले से वो पहले वाला क्वेश्चन पर एड्रेस किया था, अभी नया कोई क्वेश्चन नहीं है सर मेरा। क्या कह रहे हैं? आप सब लोग सो तो नहीं रहे हैं क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही सर किसी वो को? फर्स्ट टाइम मैंने हैंड रेस किया था वो यानी सर जी, ये नेचर और नॉर्थ जो है ना, नॉर्थ ये कॉम्प्लेक्स में सारे आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं? सर जी ये नो सर जी ये नेदर और नार, ये नार में कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे सर। नाइदर, जी, जो नाइदर होगा, नाइदर और नॉर कॉम्प्लेक्स में आएंगे, जी ये सर, मैंने बोर्ड नेदर पे और नार कहीं पे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन में वो आएंगे। तो नहीं लिख दी। ठीक है। ये नोड और हाँ, नाइदर और जो नोर है वो कॉम्प्लेक्स में आएंगे। ठीक है सर। जी, और कुछ? सर जी। बोले। सर जी मैंने कहना था कि आपने एंड की एग्जांपल दी है कि कंपाउंड सेंटेंसेस ने ज्वाइन करवाया हुआ था उन दोनों सेंटेंसेस को, तो नॉट की कोई क्या एग्जांपल होगी? देर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, आप इनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अब हर एक पे एग्जांपल देना फिजिबल नहीं है, एक एक पे अगर एक एक भी हम एग्जांपल दे दें तो बहुत टाइम लग जाता है। तो आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, फिर भी आपको नहीं कोई चीज़ मिलती, नहीं समझ आती, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके सर। जी, कुछ चीज़ें ये आप सेल्फ लर्निंग करें। मेरा बताने का सिर्फ इन चीज़ों का एक्सप्लोर करने का, आपके सामने रखने का पर्पस ये था कि आपको पता चले हाँ ये वाली मिस्टेक्स हो सकती हैं, आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करो। जब तक सेल्फ लर्निंग नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। एंड आई गारंटी यू कि आप कोई पेड कोर्स भी ले लोगे तो वो आपको इन चीज़ों से स्टार्ट नहीं करवाएंगे, वो जस्ट आपको कंटेंट के स्ट्रक्चर से शुरू करवा देंगे, कहेंगे ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, और असाइनमेंट्स देंगे। लेकिन ये बताने का पर्पस ही ये था कि आप इन चीज़ों को गो थ्रू करें। चलिए जी, अच्छा लेक्चर था तो आप लेक्चर लेते रहिए। अब